अभी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमको दिल्ली के अधिकारी डरा रहे, धमका रहे, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सुनकर बहुत ही अजीब लगा और एक बार तो हंसी भी आई, मगर हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे दिल्ली के सीनियर अधिकारियों के ऊपर में इस तरीके से आरोप लगाना ये बहुत ही गंभीर बात है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव जब अंशु प्रकाश जी थे तो बार बार उनको कहने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने उनको अपने घर बुलाया और वो जाना नहीं चाहते थे। इस बात का उनको अंदेशा था कि वहां पर कुछ ये गड़बड़ करेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल की हमेशा आदत रही है कि अपने घर में अधिकारियों को बुलाकर उनको गाली देना, उनको धमकाना। ये कोई पहली बार हमने नहीं सुना, बहुत बार सुन चुके हैं। और अगर उस दिन की मैं आपको बात बताऊं तो जब अंशु प्रकाश जी घर गए तो वहां पर केवल अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे, वहां पर उन्होंने अपने और भी विधायकों को बुलाया हुआ था। और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वहां पर दिल्ली के मुख्य सचिव, जो एक राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, वहां पर उसको थप्पड़ मारा गया, उसके सर के ऊपर में मुक्का मारा गया और इसकी शिकायत भी उन्होंने दर्ज कराई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी अभी दिल्ली में 8 अधिकारियों के ऊपर में अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने गाली देकर, उनको धमकाकर फाइलों के ऊपर में जबरदस्ती साइन करवाए हैं। ऐसा अधिकारियों ने आरोप लगाया है। ये अधिकारी हैं सबसे पहले आशीष मौर्य जी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सबसे पहले वो आशीष मौर्य का ट्रांसफर करने के लिए उसकी सिफारिश करते हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल उसके बाद में और बाकी अधिकारियों का ट्रांसफर करते हैं। और इनमें से वो अधिकारी हैं, एक है राजशेखर, जो इनके घोटालों की जांच कर रहे थे। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कोई घोटाला ही नहीं है, शराब का कोई घोटाला ही नहीं है, और अगर मैंने शीश महल बना लिया, 45 करोड़ रुपए लिए, एक सरकारी मकान में लगा दिए, तो क्या घोटाला है। और वो दूसरी तरफ सबसे पहले उसी अधिकारी का ट्रांसफर का ऑर्डर करते हैं जो उन घोटालों की जांच कर रहा है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है, अगर आपने कुछ गलत ही नहीं किया, तो वो अधिकारी को काम करने दीजिए। उस अधिकारी का ट्रांसफर करने का आपका अंदेशा ये बताता है कि घोटाला था और आपको पता था कि आप घोटाले में पकड़े जाओगे, इसलिए आपने उनका ट्रांसफर करने की सिफारिश करी। ऐसी एक महिला अधिकारी किन्नी सिंह, तो ये महिलाओं को भी नहीं छोड़ते। तो किन्नी सिंह को इन्होंने गालियां दी, किन्नी सिंह को इन्होंने धमकाया, जो एक आईएएस ऑफिसर है। यह हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर, महिला ऑफिसर को दिल्ली का मुख्यमंत्री और उसके मंत्री धमकाते हैं, गाली देते हैं, जबरन फाइल पर अपने ऑफिस में घर पर बिठाकर साइन करवाते हैं। और उसके बाद में अधिकारी बाहर आकर कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ में व्यवहार हुआ। इससे खराब बात और कोई भी किसी भी सरकार के लिए क्या हो सकती है। क्या अरविंद केजरीवाल को यह नहीं पता था कि राज्य और देश की जो 8 यूटी हैं उसमें क्या फर्क होता है, कि सारी यूटी के जो भी पावर हैं, सर्विसेज की जो पावर है, वो भारत सरकार के पास होती है और दिल्ली में उसी में से एक है यूटी। दिल्ली का नाम खाली दिल्ली नहीं है, दिल्ली का नाम एनसीटी ऑफ दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली में एम्बेसीज हैं। और ये बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये संविधान में कहा था कि राज्यों की पावर ये है, यूनियन टेरिटरीज की पावर ये है। आज वो यूनियन टेरिटरी की
पावर के ऊपर में अरविंद केजरीवाल ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया है, जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का मजाक उड़ाया है, ये उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि देश के कानून बनाने का अधिकार वो पार्लियामेंट के पास होता है, भारत सरकार के पास होता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी संविधान का इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से जो करती है, अगर उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो सरकार उसको कभी भी बदल सकती है। तो सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये नया दिल्ली का संविधान लेकर आई है और उसी के माध्यम से आगे सारा दिल्ली में सर्विसेज जो विभाग है वो चलेगा। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्यादा राजनीति नहीं करते हुए और उनको संविधान में विश्वास करना चाहिए, लोकतंत्र में विश्वास करना चाहिए। उनके पास अभी भी इतने सारे विभाग हैं, पानी है, तो आज दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा इतनी गर्मी में, वो उसकी चिंता करें। उनके पास में बिजली है। मेरी लोकसभा में 1984 के दंगे की जो कॉलोनी है, वहां पर लोगों के घरों में 2-2 लाख के बिल आ रहे हैं, वो जाकर उनकी चिंता करें। जो विभाग उनके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है, वो उसकी चिंता नहीं कर रहे। केवल 8-10 अधिकारियों के ऊपर ही पीछे पड़े हुए। अगर कोई भी गड़बड़ होती दिल्ली में, दिल्ली सरकार में सैकड़ों अधिकारी हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहते कि सारे अधिकारी खराब हैं, कोई मेरे कहने से काम नहीं कर रहा। मगर वो 8-10 अधिकारी जो इनके कहने से डिपार्टमेंट की फाइल के ऊपर में साइन नहीं करते हैं, ये हमेशा उन्हीं को गाली देते हैं। और सबसे पहले अधिकारी क्यों साइन करे? सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को साइन करना चाहिए। हमेशा आपने अपने मंत्रियों को साइन करवा के जेल में भिजवा दिया, आप कभी साइन नहीं करते। अगर आपने मनीष सिसोदिया की उस फाइल पर साइन किए हुए थे जब वो शराब पॉलिसी लेकर आए, तो आज मनीष सिसोदिया जेल में नहीं होता, आज अरविंद केजरीवाल जेल में होता। अगर आप सत्येंद्र जैन की फाइल पर साइन कर देते तो आज सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होता, मनीष सिसोदिया जेल में होता। मगर 9 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक भी फाइल पर साइन नहीं किए। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ये कहते हैं कि मेरे पास अगर कोई फाइल आनी चाहिए तो उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का साइन होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री ये जानता है कि जहां उसने साइन किया और घोटाला किया, वहां पर अगला नंबर उसी का आएगा, इसलिए वो साइन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सांसद श्री हंसराज हंसी जी। आओ भाई हंसराज जी, पधारो। नमस्कार जी, आखिरी वक्त मेरा ही है। मैं अपने से सब सीनियर, समझदार, अपने से ज़्यादा एजुकेटेड, जिन लोगों को एजुकेट करना है, रहनुमाई कर रहे हैं, उनको सुन रहा था तो सोच रहा था मैं क्या बोलूं। मुझे लिख के तो मैं नहीं लाया, लेकिन सुनता सुनता, इनको देखता देखता, महसूस करता, आपके दर्शन करते हुए मैं कुछ लिखा है। तो मुझे सबसे पहले तो वो मंज़र याद आ रहा, सीन याद आ रहा है। एक महापुरुष नुमा बंदा आता है, लोकपाल बिल की बात करता है, लोग जुड़ जाते हैं। ऐसा आंदोलन शायद हमने पहले कभी नहीं देखा था। एक ही बात हो रही थी पूरे इंडिया में, तो उसमें एक मासूम सा बंदा भी हमें दिखाई दिया। तो बहुत लंबी बात करने का टाइम नहीं है, सब समझते हैं वो किस कदर स्पीड से बदले, किस कदर उनके चेहरा बदला, किस कदर उनकी नेचर बदली, रहन सहन बदला। इसका मतलब उनके अंदर तो पहले ही था, सिर्फ लोगों को उन्होंने ऐसी बातें की कि लोगों ने यकीन कर लिया।
तो किसी ने लिखा है कि मैं सोच रहा था कि मैंने तो समझा था कि मेरा यार बहुत दाना होगा, मैंने तो समझा था कि मेरा यार बहुत दाना होगा, मुझको मालूम ही ना था कि वो दिल लेके ही रवाना होगा, यानी वोट लेके ही रवाना होगा। मैं सोच रहा था वो कोई और ना था, चंद खुश्क पत्ते थे शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। आंदोलन में जो आते थे वो कहते हैं शजर से टूट के वो फसले गुल पे रोए थे, अभी अभी तुम्हें सोचा, इस बंदे के बारे में सोच रहे हैं, अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ ना याद आया, अभी अभी तो हम एक दूसरे से बिछड़े थे। तो फिर लोग कहते नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी कि एक चेहरे के पीछे हजार चेहरे थे। यानी मुझे याद आ रहा है झुग्गियों झोपड़ियों की बातें सादगी की मूर्त बन के कर रहे हैं आजकल, उसके महल का बड़ा चर्चा, मेरा ध्यान उधर बैठे बैठे गया। 45 करोड़ शायद लगा है उस पर, 171 है जी। अच्छा चलो 8 करोड़ का पत्थर हो गया, बाकी बहुत करोड़ों रुपए खर्चा। एक गलती कर गया वो बंदा, उसने ना 2 करोड़ पर्दों पे लगा दिया, उसने बेपर्दा कर दिया। पर्दा खुद बोलने लगा पर्दा नहीं पर्दा, कहना तो ये था पर्दा है पर्दा। तो मैं सोचता हूँ कि किस कदर इंसान को नफ्स उसकी डिज़ायर्स जो अंदर बैठी होती है वो हैवी हो जाती है कि 15 वॉशरूम है उसमें। आप वॉशरूम तो मेरे ख्याल एक ही यूज़ करते होंगे। अब मुझे पता नहीं। 4.5 लाख है? 4.5 लाख वाला पॉट। कमाल कमाल 4.5 लाख वाला पॉट है तो झाड़ू कितने का वहाँ। हैरान हूँ। एनीवे मैं सोच रहा था अभी डॉक्टर साहब को बयान को सुन रहा था और मेरे भाई सारे बोल रहे थे, मैं लिखा अभी ताज़ा गरम गरम मैं सोच रहा था कि वो भोला भाला चेहरा किस कदर बदल गया, वो भोला भाला चेहरा किस कदर बदल गया, जिनको करप्ट कहता था उन्हीं के साथ मिल गया, जिनको करप्ट कहता था उन्हीं के साथ रल गया, वो सादगी की मूरत बन के झुग्गियों की बात करता, देखते ही देखते महलों में गर्क हो गया, अपना सारी क्रेडिबिलिटी ही खो बैठा। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी सी गिच्ची है इतना सा वजूद है, बंदा इतना विस्तार करके क्यों देखता है। कभी आप उठ के देखें, बड़े बड़े बादशाह इस दिल्ली में हुए हैं, आज कहाँ हैं। तो हम लोग भी एक दिन आएगा कहाँ होंगे। कभी आप देखिए कि जितना मर्जी बड़ा महल हो, बंदा श्रिंक सा होके सो जाता है, जब सो जाता है उसे याद नहीं रहता मैं सीएम हूँ या वजीर हूँ या फ़कीर हूँ। तो भैया याद करो फ़कीरी की बातें की थी। जाते जाते मैं वही कवाली मुझे याद आ रही है, सुनाऊं, फ्रेश करूं आपको सर, उस्ताद जी करूं। सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते 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 देखते, उसके नज़दीक गमे तर के वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे हैं वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं, अब तो हाथों की लकीरें भी मिटी जाती हैं, इनको खो कर तो हमारे पास रहा कुछ भी नहीं, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, सोचता हूँ कि कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते 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 देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये प्रश्न हो तो
मनोज जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, क्योंकि लगातार केजरीवाल पे निशाना साधते नहीं रहते है। हैं। वो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नीतीश जी के साथ, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, बीजेपी गुंडागर्दी पर उतारू हो चुकी है, और ये फैसला तब लिया गया जब सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टी हो गई, उससे पहले क्यों नहीं लिया? 8 दिन तक एलजी 8 दिन तक चीफ सेक्रेटरी क्यों इस मामले को उलझा के रखे? 3 दिन 4 दिन में क्यों नहीं आपने फैसला लिया? सुप्रीम कोर्ट से अंतर क्यों है? देखिए बड़ी हमारे माइक आ जाएगी। क्या है कि जब गुंडों को ये समझ में आ जाए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर उनकी भाषा यही होती है। दूसरी बात, आज सारी बातें स्पष्ट हैं। ये अगर ऑर्डिनेंस समय से नहीं आया होता तो ये दिल्ली को इन 5-10 दिनों में इस कदर भी नहीं छोड़ते कि दोबारा यहाँ का संवैधानिक ढांचा खड़ा हो पाता। इसलिए इस बात को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम, और उनकी परेशानियां बता रही हैं। अभी तो उनके ऊपर बड़े केस चलेंगे, रात में ताले तोड़ने, डॉक्यूमेंट्स निकालने, जो अभी प्रवेश जी ने बताया, जो गालियां दी हैं वो सबके कंप्लेन हुए हैं। तो ये परेशानी अब आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी उसकी आ रही है, जो कि दिल्ली देखेगी। और दिल्ली का बच्चा हम भी कल रात में 3 जगह, गोकुलपुर विधानसभा में, बाबरपुर विधानसभा में, विश्वासनगर विधानसभा में, और लोग आप देखिएगा, हमने अभी ट्वीट भी किया, 8-8 हजार लोग खड़े हैं और सब ये कहते हैं कि इसको सजा दो। तो दिल्ली की आवाज है, ऐसे धोखा देने वालों को, दिल्ली को ठगने वालों को सजा देना चाहिए, और ये कानून देगा जो दोषी होगा बचने का। अच्छा, भ्रष्टाचारियों में आप लालू यादव का नाम ले रहे थे, तेजस्वी यादव खुल के बोले कि आप कुछ भी कर ले, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, कितनी मदद कर ले, दिल्ली में वापस नहीं आएंगे, अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। समय बताएगा। दिल्ली के साथ जो धोखा हुआ है, दिल्ली के लोग उसका बदला। अध्यादेश जो है वो कितनी बार आ चुका है इस तरह का, और क्या इस बार अध्यादेश क्या कुछ अलग रखेंगे? 579 Related question to this, they are saying that when you brought an ordinance, why a review petition on the Supreme Court as well? Okay. See, they are not in contradiction with each other. Review petition is filed immediately after you receive the judgment. As I said, we are of the opinion that under the existing law, the services and the appointments rest with the central government, because that is the extraordinary power of the union. That is our interpretation. But keeping this interpretation aside, Supreme Court passed an order according to which there is a gap in legislation, and that gap needs to be filled if central government is of a different opinion. Nevertheless, giving primacy to the central government and the Parliament of India, that the gap, if at all exists, needs to be filled. Our interpretation is there is no gap. So for that reason, we filed a review petition, but giving due respect to the judgment passed by the Supreme Court, we also brought an ordinance by which to clarify, by method of ordinance to clarify that in case this interpretation is acceded to, that under entry 44 of list 2, 41 needs to be understood and there exists a gap. In that condition, this ordinance will fill the gap and carry on the procedures, administrative process can be carried out. आपका अजीत जी, आपका प्रश्न था 679 जो है वो इस प्रकार के अध्यादेश आज तक, आजादी से आज तक आ चुके हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं है, और बल्कि जो संवैधानिक स्कीम है, उस संवैधानिक स्कीम में राष्ट्रपति का अधिकार, यहाँ तक कि इमरजेंसी जैसी स्थिति घोषित करने का, या इमरजेंसी के अंदर कानून और ऑर्डर सीधा राष्ट्रपति के हाथ में वेस्ट करने का संविधान में ही इंगित है। इस केस के अंदर तो आपको समझना होगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें केंद्र की इंटरप्रिटेशन में और राज्य की इंटरप्रिटेशन में अंतर था, मान लीजिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि राज्य को ये अधिकार दिए जाते जो हमारे हिसाब से संविधान की जो नियम है उसके अनुसार नहीं था, बट अगर उसको मान भी लिया जाए
तो इनको इतनी जल्दी क्या थी कि इन्होंने आते ही तबादले करने शुरू कर दिए, और वो भी ऐसे समय पर जब इनके खुद के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो इन्होंने जो जो भ्रष्टाचार किया उस केस के अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम, लॉ एंड ऑर्डर की ब्रेकडाउन का काम, अधिकारियों के साथ सरकारी कानून व्यवस्था का निरादर करते हुए मारपीट करने का काम, धमकियां देने का काम, झूठे केस में फंसाने का काम, ये सब काम शुरू हो गया था। तो ये तो एक इमरजेंट कंडीशन ही थी ना, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमने उस गैप को फिल करने का काम किया, और साथ में दिल्ली में कानून व्यवस्था डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से ऑर्डिनेंस लेके आए। Now that we are calling all the opposition parties कि राज्यसभा में they should pass. They oppose more. Listen, I mean, I would only say the opposition parties have to understand the game this gentleman is playing. If they want to be a second lead to him, it's up to them. I am no one to suggest what politics is all about. ये इनकी पिछलग्गू बन के चलना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा हो सकती है, मगर देश के कानून और संविधान के अनुसार जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश लाया गया है, वो संविधान के अनुसार ही लाया गया है और देश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए लाया गया है। और देश की जनता भी उन पार्टियों को भी देख रही है, इनके कार्यों को भी देख रही है, और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को भी देख रही है। और जैसा कि हमारे मित्र हंसराज हंस जी ने गाकर बताया कि वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकाबला करने आए थे वो खुद आज भ्रष्टाचारियों के नेता बन गए हैं, और जो इनके पीछे लगेंगे तो हम उनको भी भ्रष्टाचारी ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।